नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह के चलते कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटों से हाथ खो बैठने की स्थिति बनाती हुई दिख रही है और ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या उपचुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हासिल करी थी, क्या उसी आधार पर यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा और 10 की 10 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों पर सपा का कब्जा होगा या फिर कुछ सीटें यहां पर दूसरे दलों पे छिटक कर जा सकती हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इन उपचुनावों में क्या कुछ भूमिका रह जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच यहाँ पर सियासी लड़ाई जो चल रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे में दिखाई देता है। अब ऐसे में तमाम चर्चा इस पर जारी रहेगी और माही से सवाल लेंगे। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की ये जो लड़ाई है कहां तक जा सकती है और क्या आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग सकता है? क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर पूरा मामला समझा जाए मनीष, तो भारतीय जनता पार्टी में फूट तो उसी वक्त पड़नी चालू हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे दावेदार थे जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे और बृजभूषण शरण सिंह भी डिप्टी सीएम बनने की रेस में थे। वहीं ब्रजेश पाठक भी ताल ठोकते हुए नजर आए, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया वो संगठन के भी नहीं है। ऐसे में वो कसक जो है केशव प्रसाद मौर्य के मन में अभी भी बनी हुई है और वही कसक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने मानसून का ऑफर देकर पूरा कर दिया, जिसके बाद अब ये पूरा घमासान देखने को मिला। वहीं एनडीए घटक के जो सहयोगी दल है वो भी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल है, वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। जयंत चौधरी की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें, अयोध्या मुद्दे को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर संजय निषाद भड़के, वहीं चाहे कांवड़ के मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी भी बोलते हुए नजर आए कि क्या कुर्ते पर नाम लिखा दें, हम नेम प्लेट लगाकर घूमना पड़ेगा। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं बीजेपी में खड़ी होना और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाना इस बात के सबूत थे कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो सही सलामत नहीं बच सकती 2027 के विधानसभा चुनाव तक। लेकिन वहीं अगर गौर किया जाए तो संजय राउत एंड केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब जो है योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद ये जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं तेज होने लगी, उसके बाद ये कवायद चालू होने लगी और ऐसे धीरे 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 करके जिस तरीके से चिट्ठी पत्र लिखे जाने लगे अनुप्रिया पटेल की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ, आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, नियुक्तियों का मुद्दा उठाया गया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि बार बार जो सहयोगी दल है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी सवर्ण वर्ग से नहीं आता है, सब ओबीसी और एसटी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ वो एक सवर्ण का चेहरा है, एक जनरल कास्ट का चेहरा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो और भी पार्टी के सहयोगी दल हैं वो प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण की तरफ योगी आदित्यनाथ का जा रहा है और जिसके बाद जो ओबीसी एसटी है उनके ऊपर वो उतना ध्यान नहीं दे रहे, नियुक्ति नहीं करा रहे। जो 4th क्लास की नियुक्तियां हैं उसमें भी वो बड़े बड़े कास्ट के लोगों को कहीं ना कहीं हायर किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम कवायदे उनके ऊपर वो इल्जाम लगते हुए नजर आए और जिस तरीके से मनमानी अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाकर अधिकारियों की मीटिंग करना और उनसे सवाल जवाब करना, उनके विभाग की इंक्वायरी करना, कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ संकेत देते हुए दिखाई दिए थे मनीष। और इसको लेकर कहा जा सकता था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ जाए और उसके साथ ही जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं वो 43 विधायकों के साथ और 10 मंत्री और 2 सांसदों के साथ फोटो डाली, शक्ति प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि उनके साथ इतने संख्या बल है, तो इससे और साबित होने लगा था कि अखिलेश यादव का जो ऑफर है केशव प्रसाद मौर्य स्वीकार कर लेंगे और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो अखिलेश यादव के साथ जाए। तो ऐसे में मजबूरी में केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद सौंपना पड़ता, शीर्ष कमान को कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारे प्रेशर विफल होते
हुए नजर आए। सर पर उपचुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर अपना जीत दर्ज करना चाहती है, जिसकी वजह से अभी दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंतर कला है वो अभी भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनकी जो अंदरूनी कलह है, पार्टी के अंदर जो बगावती सुर है, वो कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हुए हैं, शांत नहीं हुए हैं। तो बेशक यहाँ पर ये मामला दोबारा आगे उठ सकता है, और अगर आगे उठता है तो विधानसभा का 2027 वाला जो चुनाव है वो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन माही, जिस तरीके से आपने तमाम घटनाक्रमों का जिक्र किया, तो इसमें यहाँ पर एक जाति का मुद्दा भी निकल कर आया। तो क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अयोध्या वाले मामले पर धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई और करारी हार का सामना करना पड़ा, तो क्या अब ये जाति का आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा और इस बार भी कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को जाति में समेट लिया है, हिंदुत्व में समेट लिया है, कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और यही कारण है कि 20 से 22 करोड़ जनता जो है वो मुस्लिम का है, और उसको भारतीय जनता पार्टी एकदम से दरकिनार कर देती है। कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। वहीं ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो यादव जो वोट बैंक है वो सीधे सीधे अखिलेश यादव के पास जाता है, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास जाता है। ऐसे में जो SC ST के वर्ग के लोग हैं वो भी इस बार छिटकते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जब राशन देना चालू किया था तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है वो इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मायावती तक भी सीमित था, कहीं ना कहीं मायावती की वजह से ही 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री हुई है लोकसभा चुनाव में, देखिए कि अब नगीना सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रह गई। वहां पर भी दलित वोटर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस बार जो समीकरण अब बिगड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को एकदम पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करने के चक्कर में है। लेकिन देखना यही होगा कि अगर फिर से पुरानी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें अगर विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उस मुद्दों को साध लेती है, तो मुझे लगता है कि 2027 थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दलितों के रूप में चंद्रशेखर आजाद मैदान में है और ओबीसी के लिए वहां पर मायावती मैदान में है, और ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने का प्रयास माता प्रसाद पांडे के जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कर दिया है। तो ये सब जो वर्ग है अब भारतीय जनता पार्टी से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरूरत है केवल अपनी उन्हीं तमाम मुद्दों को साधने की जो हिंदुत्व से जुड़े ना होकर बल्कि समाज के मुद्दों से, आर्थिक, सामाजिक, बेरोजगारी, महंगाई से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तभी 2027 का विधानसभा चुनाव और इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल कर पाएगी। नहीं तो अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा राजनीति से साफ हो सकता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में उपचुनाव का माहौल है और आने वाले समय में 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम इन चीज़ों पर काम करना होगा, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर काम नहीं किया गया, आम जनता के मुद्दों पर काम नहीं किया गया, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में तो बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं सत्ता से हाथ धो बैठती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख सकती है। और जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी निर्णायक भूमिका में है, और दूसरी तरफ अगर नजर घुमाई जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी इस बार उपचुनाव में पहली बार ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति साफ है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और देखिए, अगर बात की जाए चंद्रशेखर रावण आजाद की, तो नगीना लोकसभा सीट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत हासिल करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से संसद में आम जनता से जुड़े, आम जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, तो बेशक अब कहीं ना कहीं 10 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ेंगे। और उपचुनाव लड़ेंगे तो आम जनता से जुड़े अगर मुद्दे उठाएंगे, गरीबों, दलितों के मुद्दों को उठाते हुए अगर चंद्रशेखर रावण नजर आते हैं, तो बेशक यहाँ पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगे। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी अहम भूमिका रह जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से दो धड़ों में भारतीय जनता पार्टी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य अलग राह पर, सीएम योगी आदित्यनाथ अलग राह पर, तो दोनों की अलग अलग राहें क्या भारतीय जनता पार्टी को दो धड़ों में बांटती हुई नजर आएंगी? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा का उपचुनाव मुश्किल भरा हो सकता है? और अगर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य
यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। सीएम पूर्व सीएम अखिलेश यादव के उस ऑफर को यहाँ पर स्वीकार करेंगे कि 100 लाइए और सरकार बनाइए। तो क्या वाकई अब केशव प्रसाद मौर्य तख्ता पलट करने की पूरी फिराक में है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले क्या वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे मिलते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और हर दिन एक नया पहलू खुलकर नजर आ रहा है, तो उस पर कुछ भी कहना फिलहाल अभी जायज नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेंगे कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वापसी दोबारा करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आती है और किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव को यहाँ पर करारी शिकस्त देती हुई नजर आती है। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।